नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सारथी के यूट्यूब चैनल पर मैराथन क्लास लेके आया हूँ मैं मनोज दादिज पहली बार। तो दोस्तों, हमें साइकोलॉजी से संबंधित काफ़ी फैक्ट पूछे जाते हैं जो एग्ज़ाम में आपके जो रीट वाले एग्ज़ाम होगा तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक्स है रीट का, तो वही स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो पहला टॉपिक है इसका नाम है विकास और अभिवृद्धि। तो दोस्तों, विकास और अभिवृद्धि से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बताते हैं कि विकास विकास से संबंधित काफ़ी प्रश्न आते हैं कि निम्न में से विकास में होता है ऐसा कुछ। तो विकास की बात करें तो विकास के अंदर विकास की प्रक्रिया में वंशक्रम और वातावरण। दोस्तों, क्या क्या विकास की प्रक्रिया में वंशक्रम और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। विकास की प्रक्रिया में वंशक्रम तथा वातावरण दोनों क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। पहली बात तो अपने को ध्यान ये रखनी। दूसरे कि विकास में क्या होता है, विकास में वंशक्रम और वातावरण दोनों का क्या होता है, ये गुणनफल होता है। वंशक्रम और वातावरण दोनों का गुणनफल होता है। इससे रिलेटेड और भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं कि विकास है, विकास क्या है, परिपक्वता। विकास क्या क्या है, विकास, परिपक्वता और अधिगम। परिपक्वता को इंग्लिश में बोला जाता है मैच्योरिटी और अधिगम को बोला जाता है लर्निंग। तो विकास, परिपक्वता और अधिगम का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो विकास से संबंधित तीन बातें अपने को ध्यान रखनी है कि विकास एक तो पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है। विकास होता है, विकास पहले से निर्धारित होता है। तो विकास क्या होता है, पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है, पहली बात। दूसरे, विकास परिपक्वता व अधिगम का गुणनफल होता है, दूसरी बात। तीसरी जो प्रक्रिया है विकास वंशक्रम। विकास में क्या होता है, वंशक्रम और वातावरण। विकास में वंशक्रम और वातावरण दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है। ओके दोस्तों, इनके बाद में हम चलते हैं कि एक प्रश्न है, शानदार सा प्रश्न, बहुत ब्यूटीफुल सा प्रश्न है दोस्तों, कि ए तथा बी दो बालक है, एक साथ पढ़ना शुरू करते हैं। ए शीघ्रता से सीखता है जबकि बी देरी से सीखता है। तो इसमें कौन सा है कि विकास का रास्ता एक दिशा है, एक क्रम, लेकिन विकास की दर होती है वो प्रत्येक बच्चे में अलग अलग होती है। तो ये राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि एक बहुत ही प्यारा प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी बार रीट में, कि एक शिक्षिका इस बात को जानती है कि उसके छात्र वर्ग का चित्र बनाने में कठिनाइयाँ महसूस करते हैं, इसलिए वह डायमंड का चित्र नहीं बना सकते। शिक्षिका का विकास के कौन से सिद्धांत का पालन कर। दोस्तों, पहले तो उसको वर्ग का चित्र बनाना होगा, उसके बाद में उसको डायमंड का चित्र बनाना होगा। तो पहली जो स्टेप टू स्टेप फॉलो कर रही है, तो कौन सा सिद्धांत है, पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो ये कौन सा सिद्धांत है, विकास का पदानुक्रमिक सिद्धांत है। दोस्तों, विकास से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि विकास कैसा होता है, ऐसा कुछ। तो विकास का जो क्रम होता है, एक तो होता है सिरोपुच्छे। सिरोपुच्छे इंग्लिश में नाम याद रखेंगे ज़्यादा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा अपने पास में। और एक रहता है निकट से दूर। दोस्तों, विकास कैसा होता है, सिरोपुच्छे होता है, निकट से दूर क्रम होता है। सिरोपुच्छे को इंग्लिश में बोला जाता है सिपेलोकोडल। क्या बोला जाता है, सिपेलोकोडल। सिप्लोकोडल का मतलब होता है कि सबसे पहले हेड का डेवलपमेंट होगा, हेड का विकास होगा, उसके बाद में आइज का होगा, फिर चेस्ट का होगा, फिर बैठना, ऐसा होता है ना, फिर उठना, फिर खड़ा होना आदि बच्चा सीखता है। तो सिपेलोकोडल होता है ऊपर से नीचे की ओर। इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोला जाता है सिरा पद्ममुखी या मस्तका बोधमुखी। दोस्तों, इसके बाद में जो निकट से दूर क्रम होता है, निकट से दूर, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोक्सिमो डिस्टल। तो विकास कैसा होता है, दो होता है, सी और पी। सी का मतलब सिपेलोकोडल, पी का मतलब प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है कि विकास अंदर से बाहर की ओर होता है। विकास कैसे होता है, अंदर से बाहर की ओर होता है। विकास केंद्र से सिरों की ओर होता है, ये भी राइट। विकास डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट को इंग्लिश में बोला जाता है अपसारी, हिंदी में बोला जाता है अपसारी, और इंग्लिश में बोला जाता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है समीप से दूर जाना, या समीप दूरामुखी जो हिंदी में कहते हैं। दोस्तों, विकास सामान्य से विशिष्ट क्रम में होता है। एक प्रश्न ऐसे आता है कि निम्न में से विकास से संबंधित असंगत है, या विकास से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों, अपने को सारी चीज़ें याद रखना होगा कि विकास कैसे होता है, सामान्य होता है। पहले सामान्य बच्चा सामान्य चीज़ें सीखता है, फिर विशिष्ट चीज़ें सीखता है। और विकास में दूसरी जो बात याद रखनी है, विकास व्यक्तिकता से सामान्य सामाजिकता की ओर अग्रसर होता है। पहले तो खुद के लिए, और उसके बाद में जो समाज होता है उस वैसा वाला। इसके बाद में जो है दोस्तों है, विकास में विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित होते हैं। विकास प्रक्रिया व्यक्तित्व विभिन्नताएं महत्वपूर्ण होती है। कि विकास की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण होती है, व्यक्तिक विभिन्नताएं होती है, ये महत्वपूर्ण होते हैं। और विकास के बारे में ऑफकोर्स भविष्यवाणी भी की जा सकती है। भविष्यवाणी करना मतलब पहले से पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। तो विकास एक पूर्वानुमानी प्रक्रिया है। ठीक है, विकास क्या है, विकास के बारे में पूर्वानुमान लगा सकता है, तो विकास पूर्वानुमेय प्रक्रिया है। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम।
और विकास विकास होगा तो काफ़ी जो हमारे मनोवैज्ञानिक उन्होंने कहा कि विकास की अवस्था में खुद के अपने अपने खतरे होते हैं। हर लोग दोस्तों, हर लोग जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा कि विकास बिल्कुल सतत होती है और धीमी प्रक्रिया। तो तुम्हारे प्रश्न आ जाए, अपने प्रश्न आ जाए कि विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। या प्रश्न ऐसे पूछ ले कि विकास को सतत एवं धीमी प्रक्रिया किसने बताया, तो दोस्तों हर लोग ने विकास को सतत एवं धीमी प्रक्रिया बताया। दोस्तों विकास में जो हर लोग है, तो प्रश्न आता है निम्न में से हर लोग महोदय के अनुसार, हर लोग के अनुसार विकास से संबंधित असंगत है। तो विकास में हर लोग ने क्या कहा कि विकास में आकार में परिवर्तन होता है, विकास में अनुपात में परिवर्तन होता है, विकास में पुरानी चिन्हों का लोप हो जाता है, विकास में नई चिन्हों का उदय होता है। ये चार बातें अपने को ध्यान रखना है, जिसमें से एक बातें अपने को नहीं दी गई होगी वो पूछी जाएगी कि हर लोग के अनुसार विकास विकास की विशेषताएं नहीं है। तो विकास की चेंज इन साइज, इसको बोलते हैं चेंज इन साइज। चेंज किसमें, साइज में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, या फिर रेशियो में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, या फिर इसमें आता है पुराने चिन्हों का लोप। पुराने चिन्हों का लोप होगा तो नए चिन्ह भी दिखेंगे और नए चिन्हों का उदय। ये चार बातें अपने को ध्यान रखना है हर लोग के अनुसार। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि विकास में क्या क्या होता है। विकास में वृद्धि तो होगी एवं सती, वृद्धि का मतलब वृद्धि होगी और सत्य होगी, दोनों प्रक्रियाएं क्या होती है, शामिल होती है। तो प्रश्न आ जाए कि विकास में वृद्धि शामिल होती है जबकि सती नहीं होती है, ऐसा कुछ भी आ जाए। तो विकास की प्रक्रिया में वृद्धि और सती दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती है। विकास क्या होता है, फॉरवर्डिंग, मतलब अग्रगामी तो होता है कि विकास में बढ़ तो रहा है, किंतु पश्चिमगामी या बैकवर्डिंग नहीं होता है या रिवर्सेबल नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विकास रिवर्सेबल नहीं होता है। ठीक है, विकास फॉरवर्डिंग तो होता है लेकिन बैकवर्डिंग नहीं होता है। और दूसरी बात है कि विकास ऐसे स्ट्रेट होता है या फिर ऐसे होता है सर्पिलाकार होता है, ऐसे कुछ। तो विकास कैसा होता है, रेखीय, लाइनर बिल्कुल नहीं होता है। विकास लाइनर नहीं होता है। विकास कैसा होता है, सर्पिलाकार होता है। विकास सर्पिलाकार को इंग्लिश में बोला जाता है स्पाइरल। विकास कैसा होता है, स्पाइरल होता है या सर्पिलाकार होता है। विकास की अवस्थाएं या विकास के संबंध में अपन पढ़ते हैं बच्चों की कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ऐसा। तो शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक बताई गई है जो सामान्य प्रकार से। बाल्यावस्था को बताया गया है 7 से 12 वर्ष तक है जो बाल्यावस्था। और किशोरावस्था को जो बताया गया है, किशोरावस्था को 13 से 19 वर्ष से बताया गया है। किशोरावस्था को कितने, 13 वर्ष। और किशोरावस्था को इंग्लिश में बोला जाता है एडोलसेंस। ठीक है, कुछ विद्वान होते हैं दोस्तों, तो उन्होंने बाल्यावस्था को कितने भागों में भी डिवाइडेड करा, 2 भागों में डिवाइडेड करा। एक तो 1 से 2 तक तो शैशवावस्था हो गया, 3 से 6 वर्ष तो 23 को पूर्व बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड बोला जाता है। उसके बाद में 7 से 12 जो होती है अपन बाल्यावस्था कहते हैं, उसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। तो अपने प्रश्न आ जाए कि पूर्व बाल्यावस्था की उम्र होती है 3 से 6 वर्ष और शैशवावस्था 1 से 2 वर्ष। ठीक है, और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है 7 से 12 वर्ष, और 13 से 19 वर्ष तक क्या होती है, किशोरावस्था होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कुछ समझ में आया होगा आपको। शैशवावस्था विकास के आधारभूत। शैशवावस्था के बारे में प्रश्न आता है कि शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, क्या। तो एक बच्चा होता है, तो सबसे जो बच्चा होता है 1 साल से 3 साल के मध्य की जो इनकी आयु होती है, तो इसी को बोला जाता है विकास की आधारभूत अवस्था। तो शैशवावस्था कौन सी, विकास के आधार। प्रश्न आ जाए कि विकास की आधारभूत अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त सभी। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, शैशवावस्था राइट हो जाएगा। दोस्तों इसमें अंदर क्या होता है, शैशवावस्था के अंदर एनिमिज्म होता है। और एनिमिज्म का मतलब होता है कि वो जो निर्जीव वस्तु होते हो उसको भी सजीव रूप से सोचने लग जाता है या सजीव चिंतन करने लग जाता है, कल्पना सजीवता हो जाती है। जैसे उसको लगता है कोई बालक है सूरज की तरफ देख रहा है और सूरज की तरफ देख के ऐसा लगेगा उसको कि सूरज मुस्कुरा रहा है। सूरज क्या मुस्कुरा रहा है, ये क्या कहते हैं, एनिमिज्म। ये कौन सी अवस्था है, एनिमिज्म या सजीव चिंतन। किस अवस्था में होता है, शेष अवस्था में होता है। और इसके बाद में दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं इगोसेंट्रिमिज। इगोसेंट्रिमिज को हिंदी में बोला जाता है आत्मकेंद्रिता। आत्मकेंद्रिता, एक छोटा सा बच्चा होता है शिशु, तो जैसे चल रहा होता है तो उसको ऐसा लग रहा है कि सूरज मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है, सूरज मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो ये ऐसा प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया गया था एक बार कि सूरज पीछे पीछे दौड़ रहा है। निम्न में से ये शेष अवस्था की कौन सी अवस्था है, इगोसेंट्रिमिज्म अवस्था है। कौन सी, आत्मकेंद्रितता अवस्था है। एनिमिज्म का मतलब तो हो गया दोस्तों सजीव चिंतन कि सूरज मुस्कुरा रहा है, इसको तो एनिमिज्म बोलेंगे, शेष अवस्था में होगा। आज सूरज मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है, इसको आत्मकेंद्रिता बोलेंगे। ठीक है दोस्तों,
और जो शेषावस्था होता है, बच्चा सीखने की अलग अलग चीज़ें सीखने की कोशिश करता है और सीखने की तीव्र गति होती है, उसको बोला जाता है स्पीडी लर्निंग होती है। और बच्चा जानना चाहता है हर चीज़ की, नई चीज़ के बारे में। छोटा सा जो शिशु होएगा तो उसमें जिज्ञासा होगी, उसमें जो हाथों से अपने हाथों को फैलाता रहता है, तो उसको बोलते हैं पेशे कौशलों का डेवलपमेंट होता है। दोस्तों पेशे कौशल को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो सूक्ष्म सूक्ष्म और एक स्थूल। स्थूल को बोलते हैं इंग्लिश में ग्रोस मोटर स्किल और सूक्ष्म को बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। दोस्तों स्थूल मोटर स्किल का मतलब होता है कि जिसके अंदर संपूर्ण बॉडी, पूरी बॉडी काम में ले आती है। जैसे अपन कहीं दौड़ रहे, कहीं चढ़ रहे तो अपनी पूरी बॉडी मूवमेंट करेगी। और फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है, फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है जो फाइन सूक्ष्म अवस्था या फाइन मोटर स्किल, इसका मतलब होता है कि एक विशेष अंग होता है शरीर का, वही काम कर रहा है। जैसे अपन लिख रहे हैं तो फिर एक अपना हाथ और फिंगर है, यही काम करेगी। या फोटो बना रहे, किसी का भी चित्र बना रहे तो भी एक स्पेशल अंग काम करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, फाइन मोटर स्किल। जैसे प्रश्न आ जाए अपने कि एक व्यक्ति कोई लिख रहा है तो किस प्रकार का स्किल डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार के होता है। तो दोस्तों लिख ही रहा है तो मतलब छोटा सा हाथ है, अंगुली है, वही काम कर रही है, तो अपने को इसको बोल लेंगे फाइन मोटर स्किल। और अगर मैं कह दूं कि एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है तो उसकी पूरी बॉडी काम कर रही है, इसको क्या बोलेंगे अपन, ग्रोस मोटर स्किल। इंग्लिश में याद रखना है, ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रोस को हिंदी में बोला जाता है स्थूल और फाइन को बोला जाता है सूक्ष्म। सूक्ष्म के अंदर तो विशेष अंग काम करते हैं, जबकि स्थूल होता है उसके अंदर संपूर्ण बॉडी काम करती है। दोस्तों छोटा सा बच्चा होता है, उसमें सबसे जो मेन चीज़ पाई जाती है, इसको बोला जाता है अंतर्मुखी स्वभाव। छोटा सा बच्चा स्वयं ऑटिज्म रहेगा, मतलब सोलीन रहेगा अपने आप में। और नार्सिज्म, दोस्तों ऑटिज्म और नार्सिज्म अवस्था किस में पाई जाती है, छोटे से बच्चे में। और छोटा सा बच्चा खिलौनों से खेलता रहेगा तो इसको बोला जाता है टॉय एज। तो टॉय एज के नाम से किसको जाना जाता है, शेषावस्था को टॉय एज के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्मुखी अवस्था कौन सी है, यही है शेषावस्था है, जिसको क्या कहा जाता है, अंतर्मुखी अवस्था कहा जाता है। अगर कोई संवेगों का प्रदर्शन करने लग जाता है, संवेगों का प्रदर्शन का मतलब है कि अगर कोई चीज नहीं दिला रहे हम बच्चों को तो वो रोने लग जाता है। और मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार पाया जाता है छोटे से बच्चों में। मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार का अर्थ होता है कि छोटे से बच्चे होते हैं तो उनका व्यवहार होता है, उसे दर्शा देते हैं, वो छुपाते नहीं है या दबाते नहीं है, अपनी इच्छा को दबाते नहीं है। प्रबल काम प्रवृत्ति, दोस्तों इसको लिबिडो लिबिडो फ्राइड महोदय ने इन्होंने कहा है कि लिबिडो प्रबल काम प्रवृत्ति पाई जाती है, और उसको ओरल, मुख के द्वारा या गुदे द्वारा आदि के द्वारा वो शांत करते हैं। प्रबल काम प्रवृत्ति किस किस की है, प्रबल काम प्रवृत्ति, एक तो शेषावस्था की पहचान है। इसके अलावा जो हम किशोरावस्था पूछे पढ़ेंगे तब भी फिर प्रबल काम प्रवृत्ति को पढ़ेंगे। दोस्तों जो छोटा सा बच्चा रहेगा तो ये एक लड़की होगी तो पिताजी के पास में रहना पसंद करेगी, और लड़का होगा तो माता के पास में पसंद, मतलब ये विपरीत लिंगी आकर्षण किस अवस्था में पाया जाता है, शेषावस्था में पाया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो हमारे मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, फ्राइड महोदय। तो ये फ्राइड महोदय के अनुसार 4 से 6 वर्ष की जो आयु में होते हैं तो बॉयज में दो काल्पनिक ग्रंथियां का डेवलप होता है, जिसको ओडिपस और इलेक्ट्रा कहा गया। कौन कौन सी, ओडिपस और इलेक्ट्रा कहा गया। जैसे इसमें उन्होंने बताया कि एक लड़का होता है वो माता के साथ में, और लड़की होती है ये किनके साथ में रहना पसंद करती है, पिता के साथ में रहना पसंद करते हैं। तो दो ग्रंथियां हैं, कौन कौन सी, ओडिपस और इलेक्ट्रा। ये दो ग्रंथियों के बारे में किन्होंने बताया, फ्राइड महोदय ने बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छोटा सा बच्चा होता है, ये किसके द्वारा सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। अनुकरण का मतलब है अपने माता पिता, अपने ब्रदर को देखकर सीखते हैं। नैतिकता और सामाजिकता, दोस्तों छोटा सा बच्चा रहेगा तो समाज में रहना बिल्कुल सीखेगा नहीं, तो उसमें सामाजिकता का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। और पुनरावृत्ति सिद्धांत, बार बार क्रियाएं करता रहता है वो, उसमें पुनरावृत्ति सिद्धांत पाया जाता है। और वह स्वयं कार्य नहीं करता है, वो दूसरों पर आश्रित रहता है, तो आश्रितता का भी गुण पाया जाता है शेषावस्था के अंदर। और जो अलग अलग वैज्ञानिक थे, फ्राइड महोदय, एडलर, युंग, स्ट्रिंग, वेलेटाइन, गुड एनफ आदि मनोवैज्ञानिकों ने शेषावस्था को क्या बताया था, सर्वोत्तम अवस्था बताया गया। तो दोस्तों शेषावस्था के बारे में ये चीज़ें अपने को याद रखना चाहिए। शेषावस्था के बाद में हम बात करें बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था को बोला जाता है जीवन का निर्माणकारी काल। एक तो आधारभूत काल बोला जाता है शेषावस्था को, जबकि बाल्यावस्था को कहा जाता है जीवन का निर्माणकारी काल।
दोस्तों बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती है, इसमें रियलिस्टिक होती है। रियलिस्टिक का मतलब होता है यथार्थ से परिचय होता है, बालक समझने लग जाता है। विधायकता रचनात्मकता का दौर होता है, जैसे छोटा सा बच्चा होता है, 7 से 12 साल का बच्चा, 7 से 12 साल का बच्चा नाव बनाता है या फिर अलग अलग क्रिएटिविटी करता रहता है। जैसे फ्राइड साहब ने कहा कि शेषावस्था के अंदर जो बच्चा में लैंगिक ऊर्जा होती है, ये इसका मार्गांतरीकरण करके, मतलब उसको बदल कर खेलकूद में, चित्रकारी में, शिक्षा में पढ़ने लग जाता है, आदि रचनात्मक गतिविधियों के रूप में प्रकट करने लग जाता है। और छोटा सा बच्चा रहेगा, उसको पैसे देंगे तो वह पैसे इकट्ठा करने करने की कोशिश करता है, तो चीज़ें संभालना सीख जाता है। मतलब संग्रह की प्रवृत्ति कब का डेवलपमेंट कब होता है, बाल्यावस्था में होता है। वह अपनी चीज़ों को संभाल कर रखता है, और कोई अपने फ्रेंड्स होंगे तो उनको भी देता है, तो दूसरों को देने लग जाता है। छोटा सा बच्चा रहेगा तो वह समाज में रहेंगे, एक छोटे से बच्चे सिखाएंगे कि ये कार्य करो, तो करने की जो बाल्यावस्था होती है, 7 से 12 साल का बच्चा होता है, इसमें नैतिकता का विकास होने लग जाता है। नैतिक गुणों का, जैसे किसी को प्रणाम करने की कहेंगे तो फिर प्रणाम करने लग जाता है, समाज में इज्जत चाहता है, इस वजह से सामाजिकता का विकास भी हो जाता है। दोस्तों वह शेषावस्था में बात करें तो वह स्वयं में स्वलीन रहता है, ऑटिज्म रहता है, लेकिन जो बाल्यावस्था की बात करें तो इसमें बहिर्मुखता का स्वभाव पाया जाता है। और शेषावस्था में क्या होता है, विपरीत लिंगी आकर्षण। अपन ने पढ़ा था कि माता के साथ में पुत्र रहेगा और बेटी रहती है, वो पिता के साथ में रहना पसंद करते हैं। 2 ग्रंथियों का विकास हुआ था, ओडिपस और इलिटरा। लेकिन बाल्यावस्था आने के बाद में बाल्यावस्था में समलिंगी आकर्षण पाया जाता है, मतलब पियर्स ग्रुप पाया जाता है। पियर्स ग्रुप पाया जाता है। दोस्तों पियर्स ग्रुप का मतलब होता है कि एक बालक होगा, वो बालक एक लड़का होगा 7 से 12 साल का, तो वो लड़के के साथ ही खेलना पसंद करेगा, और लड़की होगी तो लड़के के साथ ही खेलना पसंद करेंगे। और दोस्तों इसमें काम प्रवृत्ति होती है, न्यून होती है। मतलब शेषावस्था का उल्टा बात करें अपन, शेषावस्था के विपरीत, शेषावस्था के क्या होगा, विपरीत होता है। विपरीत कौन सी, बाल्यावस्था। ठीक है। बालक होते हैं तो अपने ग्रुप्स बनाने लग जाता है, दोस्तों के ग्रुप्स बनने लग जाते हैं, तो इसमें पेयर्स ग्रुप या समवयस्क समूह भी बनने लग जाते हैं। दोस्तों बाल्यावस्था के बारे में अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने अलग अलग बातें कही कि विकास में स्थिरता हो जाती है, छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता, स्यूडो मेच्योरिटी पाई जाती है, किसमें, बाल्यावस्था में। ये किसने कहा था, रोस नाम ने कहा था। रोस ने कहा कि विकास में स्थिर हो जाता है, मतलब बालक की लंबाई है ना, वो भी बाल्यावस्था में बढ़ती नहीं है, एक स्थिर हो जाती है। एक बालक को लगता है कि हम मेच्योर हो गए, पर वो मेच्योर नहीं होते, तो इसी को बोला जाता है छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता। दोस्तों बाल्यावस्था के लिए जीवन का अनोखा काल बताया है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने बताया, कोल ब्रूस ने। तो याद रखने की टेक्निक जो रहेगी अपने को कि कोलगेट और ब्रूस कब करता है, छोटा शेषव तो करेगा नहीं, बालक ही करेगा। बालक ही क्या करेगा, कोलगेट और ब्रूस करेगा। तो बाल्यावस्था 7 से 12 साल की जो एज है, इसको कोल ब्रूस ने अनोखा काल बताया। दोस्तों एक याद रखना, डब्ल्यू एच किलपेट्रिक साहब, किलपेट्रिक ने कहा कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण, प्रतिद्वंद का मतलब है लड़ाई करने वाले, लड़ाई करेंगे। तो किलमेनी क्या होता है, KILL, किलमेनी मारना, किलमेनी भी क्या होता है, मारना। तो बाल्यावस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है प्रतिद्वंदात्मक प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्थाएं। ये किसने कहा था, किलपेट्रिक साहब ने कहा था। दोस्तों किलपेट्रिक साहब के बाद में हम बात करें सीलबर्ट की। सीलबर्ट ने कहा कि बाल्यावस्था में बालक निरुद्देश्य, उसका कोई उद्देश्य नहीं रहता, निरुद्देश्य भटकने की बात करता है। ब्राह्मण और साहसिक कार्यों में रुचि करता है। अगर घूमने की बात करते, कहीं टहलने की बात करें, तो बच्चा 7 से 12 साल का होगा, वो तुरंत निकल जाता है घर से। अलग अलग जो शिक्षक है, शिक्षक ने कहा कि बाल्यावस्था आरंभिक विद्यालय की अवस्था है, कि 7 से 12 साल में बच्चा पढ़ने जाने लग जाता है, बिल्कुल सही का। और जो अभिभावक होते हैं उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था चातुर्य काल की अवस्था है। और केरेले हारनी हारनी इसका नाम में हानि हो रही है, और हानि कब होगी, हानि होगी तो अपन क्या करेंगे, दुश्चिंता करेंगे। तो केरेल हारनी ने क्या कहा, मूल दुश्चिंता की अवस्था कहा। दोस्तों इन वैज्ञानिकों का नाम, इन मनोवैज्ञानिकों का नाम रखो कि रोस ने क्या कहा, विकास में स्थिरता, छद्म परिपक्वता। इसके बाद कोलब्रुस ने क्या कहा, कोलब्रुस ने कहा जीवन का अनोखा काल। किलपेट्रिक ने क्या कहा, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था। सिलबर्ट ने क्या, बट मैंने भटकना, तो भटकने की अवस्था। और आरंभिक विद्यालय की अवस्था किसने कहा, शिक्षक कहेगा कि ये तो पढ़ने जाना चाहिए, अभिभावक कहते चतुर हो गया, चतुर। और केरलहानी ने क्या कहा, मूल दुश्चिंता की अवस्था। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था के जो उपनाम है, इसके बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, दलायु, मतलब जो ग्रुप बनाने लग जाता है ना, दल आयु या समूह आयु की अवस्था। इसमें गैंग बनाने लग जाता है तो गैंग की अवस्था। बच्चा खेलने लग जाता है तो प्ले एज कहा जाता है। खेल की आयु कहा जाता है, गैंग एज कहा जाता है। दोस्तों इंग्लिश वाले वर्ड याद रखना, गैंग एज, टॉयज एज, समूह आयु, दल आयु आदि। ठीक है दोस्तों। अब SSI, दोस्तों अगर हमारा चैनल पसंद आया है तो SSI शिक्षा सारथी इंस्टीट्यूट जो
चैनल है जो अनाथ व दिव्यांग बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है और आप सभी के लिए भी यूट्यूब पे निःशुल्क क्लास उपलब्ध है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें शिक्षा सारथी इंस्टीट्यूट जजावर के नाम से। ठीक है, ये हमारा एड्रेस है, जैन मंदिर का रास्ता, जजावर, जिला बूंदी। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पर कॉल करके भी आप कुछ भी PDF वगैरह ले सकते हो। ओके दोस्तों, हम चलते महत्वपूर्ण अवस्था किशोरावस्था। किशोरावस्था को किलपेट्रिक महोदय ने जीवन की सबसे कठिन अवस्था बताया है। तो तुम्हारे प्रश्न आ जाए कि जीवन की सबसे कठिन अवस्था कौन सी होती है, तो अपना आंसर क्या रहेगा कि किशोरावस्था होती है जीवन की सबसे कठिन अवस्था होती है। और ये किसने बताया था? किलपेट्रिक महोदय ने बताया था। किसी दोस्तों, किशोरावस्था में क्या होता है, जैसे शैशवावस्था में अपन ने पढ़ा था, ठीक वैसा ही किशोरावस्था में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? तीव्र शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन, चेंजेज होता है, मतलब संवेगों में परिवर्तन होता है। आकस्मिक या त्वरित विकास का सिद्धांत दिया था स्टैनली हॉल साहब ने। स्टैनली हॉल साहब ने काफ़ी वर्क करा था इन्होंने किशोरावस्था के ऊपर, और इन्होंने कहा कि आकस्मिक व त्वरित विकास का सिद्धांत एक दिया था। दोस्तों, क्रमिक विकास का सिद्धांत भी दिया था किसने? थॉर्नडाइक और किंग हिलिंगबर्ट ने, दोनों ने क्या दिया था? क्रम विकास का सिद्धांत दिया था। किशोरावस्था के लिए कहा गया है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है, तो इसमें इसको चेंजेज बोला जाता है, परिवर्तन बोला जाता है। और ये किसने कहा था? बिगे होर्ट ने कहा था। बिगे होर्ट ने क्या कहा था कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है, वह शब्द कौन सा है? परिवर्तन है। इसको याद रखना है अपने को दोस्तों। किशोरावस्था में क्या क्या होता है? बल, तनाव, तूफान, विरोध, स्वतंत्रता की भावना आदि के बारे में बच्चा सोचता रहता है। जब बच्चा 11-12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में जोर उठता है, किशोरावस्था को नाम से पुकारा जाता है। मतलब किशोरावस्था क्या होता है? किशोरावस्था में बालक चाहता है कि मैं ही मैं हूँ, ऐसा कुछ वह सोचता है। और ये कब? 11 से 12 साल का जब बच्चा होता है तो उनके नसों में जोर उत्पन्न होने लगता है। ऐसा हेड कमेटी ने कहा था। किसने कहा था? हेड कमेटी ने। और एक 11-12 साल का बच्चा होता है, 11-12 से लेकर 19 वर्ष का जो बच्चा होता है, इसमें हम देखेंगे हीरोशिप का गुण पाया जाता है, वीरों को पूजा जाता है। मान लो कोई शहीद भगत सिंह को पूजेंगे, कोई किसी एक्टर को पूजेंगे, तो इसमें वीर पूजा होती है। और अगर बच्चा मानेगा नहीं तो फिर वो पलायन कर जाता है, मतलब भागता दौड़ता रहता है। और वह ड्रीम, मतलब फैंटेसी जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, इसको बोला जाता है हिंदी में दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न का मतलब होता है दोस्तों कि बच्चा रहता है वो दिन में, मतलब वो किसी भी चीज़ के बारे में ख्याल करता रहता है कि मेरे पास में एक बंगला हो, गाड़ी हो, और गाड़ी के अंदर बैठी लाडी हो, ऐसा कुछ सोचता रहता है। तो इसी को बोला जाता है दिवा स्वप्न, फैंटेसी। दोस्तों, प्रबल काम प्रवृत्ति। प्रबल काम प्रवृत्ति का अर्थ होता है कि विपरीत लिंगी आकर्षण पाया जाता है दोस्तों में किशोर अवस्था में, और इसी में विपरीत लिंगी आकर्षण भी पाया जाता है। समायोजन व स्थिरता का अभाव किस में पाया जाता है? ये अभाव याद रखना, यहाँ पे समायोजन नहीं कर पाता है, वो किसी के साथ में भी स्थिर नहीं रहता है, तो अभाव पाया जाता है किसमें? किशोरावस्था में समायोजन व स्थिरता का अभाव पाया जाता है। दोस्तों, किशोरावस्था के बारे में अलग अलग आदमी ने अलग अलग बातें की। एक तो वेलेंटाइन डे वाला होता है, तो उन्होंने कहा कि घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, मतलब कोई भी किशोरावस्था में बच्चा सोचता है कि मेरा यही परम मित्र है, तो घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता किसमें पाई जाती है? किशोरावस्था में पाई जाती है। और दोस्तों, कोई भी बच्चा होता है तो व्यक्तिगत मित्र होगा, घनिष्ठ होगा, तो उससे अपराध भी हो सकता है, इसलिए अपराध की प्रवृत्ति का विकास का नाजुक समय भी कौन सा है? दोनों समय किशोरावस्था का है। तो विलेटाइन महोदय ने दो बातें बताई। एक तो बताया उन्होंने कि किशोरावस्था घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता की अवस्था है, और किशोरावस्था में अपराध की प्रवृत्ति होने के चांसेज बढ़ जाते हैं। एरिक एरिक्सन महोदय जिन्होंने कहा कि इसमें ईगोसेंट्रिमिज्म होता है। ईगोसेंट्रिमिज्म का मतलब होता है अहम केंद्रीवाद। अहम केंद्रीवाद का मतलब होता है कि बच्चा स्वयं में ही सोचता रहता है कि मैं ही सर्वोच्च हूँ, ऐसा कुछ सोचता रहता है। और वह कहीं पे भूमिका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, उसके पहचान बनाम भूमिका भूमिका भ्रांति बनी रहती है दोस्तों। तो ये किसने बताया था? दो एरिक एरिक्सन महोदय ने बताया। एरिक एरिक्सन ने किशोरावस्था के बारे में दो वर्ड दिए, एक तो इगोसेंट्रिमिज्म, एक आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ओके दोस्तों, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज़ें कहे गए। एक डेविड एलकाइंड महोदय, इन्होंने कहा कि किशोरावस्था में व्यक्ति पर्सनल फेबलस या व्यक्तिगत कथाएं सुनाता रहता है, काल्पनिक श्रोता रहता है। कि जैसे कोई लड़की है, उसकी चप्पल टूट गई, तो टूटने के बाद में वह उसके माइंड में चलता रहता है कि सभी मेरी चप्पल को ही देख रहे हैं, सभी मेरी की चप्पल को ही देख रहे हैं। ऐसा किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। स्टैनली हॉल ने अपनी पुस्तक, स्टैनली हॉल की पुस्तक का नाम काफ़ी बार पूछा गया है कि स्टैनली हॉल की पुस्तक का नाम क्या है। दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम है एडोलसेंस, और ये कब रिलीज हुई थी? 1904 के अंदर लिखी गई थी। किशोरावस्था को
मतलब प्रश्न आ जाए कि किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था या जन्मजागरूकता की अवस्था किसने कब बताया? स्टैनली हॉल ने बताया। किसमें बताया? एडोलसेंस पुस्तक में बताया। और एडोलसेंस पुस्तक कब लिखी गई? 1904 में लिखी गई। ओके दोस्तों, किशोरावस्था के बाद में हम सबसे जो इम्पोर्टेंट है जीन पियाजे को पढ़ते। अपनी साइकोलॉजी का नाम आने के बाद में जीन पियाजे का स्थान महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को बोला जाता है इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या संज्ञानात्मक विकास। क्या बोला जाता है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। क्या बोला जाता है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। दोस्तों, जीन पियाजे की हम बात करें तो कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड। और इन्होंने जो प्रयोग करा था तो वो अपने ही बच्चे था, जिस पे एक क्लिनिकल इंटरव्यू के द्वारा इन्होंने क्या एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने किस पर प्रयोग करा? अपने ही बच्चों पर प्रयोग करा। कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे ने कहा था कि जन्म से ही बच्चा होता है वो सक्रिय होता है, स्वयं ज्ञान की मतलब बच्चा होता है उसको ज्ञान की जरूरत नहीं है, वह स्वयं ज्ञान की खोज करता है तथा सूचना प्रकरण द्वारा इसका निर्माण भी करता है। ऐसा किसने कहा था? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने एक बात बताई, जन्म से ही सक्रिय होता है बच्चा, जन्म से ही सक्रिय होता है, स्वयं ज्ञान की खोज करता है तथा सूचना प्रकरण द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है। ये किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। दोस्तों, जीन पियाजे ने दो वर्ड बताए, एक तो अनुकूलन बताया, एक समावेशन बताया, एक समायोजन बताया। दोस्तों, असिमिलेशन एकोमोडेशन, असिमिलेशन यानी समावेशन और अकोमोडेशन मतलब होता है समायोजन। असिमिलेशन को हिंदी में बोला जाता है आत्मीकरण और समायोजन को बोला जाता है स्थानीयकरण। ओके, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के बारे में पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कौन कौन सी है? जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कौन सी है? दोस्तों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया तो स्टेज भी अलग अलग बताया। एक तो बताया सेंसरी मोटर स्टेज, इसको बोला जाता है संवेगात्मक ज्ञानात्मक अवस्था। सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 वर्ष तक के बच्चा होता है, 0 से संवेदी या संवेदी गामक अवस्था, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। दोस्तों, सेंसरी मोटर स्टेज कितने वर्ष तक? 0 से 2 वर्ष का बालक होगा तो इसमें कौन सी मोटर स्टेज कहेंगे? सेंसरी मोटर स्टेज कहेंगे, या संवेदी गामक अवस्था कहेंगे, या ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था कहेंगे। कितने साल तक? 0 से 2 साल तक। दोस्तों, इनके बाद में जो दूसरी स्टेज होगी इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। हिंदी में बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक चलन अवस्था, जो कितने साल से कितने साल तक रहती है? 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होती है। दोस्तों, जो जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है उसको कॉन्क्रीट स्टेज बोलते हैं। हिंदी में बोला जाता है मूर्त अवस्था। जो मूर्त अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है? 7 से 11 वर्ष तक होती है। और एक होती है अमूर्त अवस्था जो होती है 11 से 15 वर्ष तक। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15, ये चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली जो अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी है प्री ऑपरेशनल, इंग्लिश में याद रखना है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल मोटर स्टेज। इसके बाद में कॉन्क्रीट मोटर स्टेज, जिसको मूर्त अवस्था बोलते हैं। और एक होती है अमूर्त या औपचारिक अवस्था, जिसको 11 से 15 वर्ष की एज में डिफाइन किया गया। दोस्तों, इसकी भी अलग अलग अवस्थाओं को अपन पढ़ेंगे अच्छे तरीके से कि संवेदी या गामक स्टेज होती है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है, कितने साल तक होती है? 0 से 2 वर्ष तक होती है। 0 से 2 वर्ष में बच्चों के बारे में क्या क्या बताया जीन पियाजे ने? जीन पियाजे ने अपने बच्चे पर प्रयोग करने के बाद में कहा कि वस्तु स्थायित्व का ज्ञान पाया जाता है 0 से 2 वर्ष में। वस्तु संयोजन का ज्ञान पाया जाता है कि सिंपल खिलौने होते हैं उनको जोड़ने लग जाता है। 18 वर्ष के आसपास बिंब बनाना लग जाता है। अनुक्रिया व परिमाण में संबंध, जैसे बड़ी सी थाली बजाएगा तो उसको आवाज़ सुनेगा तो वो कहेगा कि इस थाली से आवाज़ होती है और बार बार मारने की कोशिश करेगा। जो पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, इसको भी 6 उप अवस्थाओं में बांटा गया था। दोस्तों, जीन पियाजे की दूसरी अवस्था को याद रखना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसी को बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है? 2 से 7 वर्ष तक एनिमिज्म और इगोसेंट्रिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है सजीव निर्जीव वस्तुओं में सजीव वाली बातें करने लग जाता है। और इगोसेंट्रिमिज्म का मतलब है स्वयं के बारे में ही चिंतन करने लग जाता है, स्वनिर्मित भाषा, स्वयं की भाषा बोलने लग जाता है। इसके बाद में जो तीसरी स्टेज है, तीसरी स्टेज पे ध्यान देते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये कभी कितनी? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इंग्लिश में बोला जाता है 7 से 11 वर्ष के एज तक होती है।
इसमें क्या होता है, सर्वाधिक कार्य किया था जीन पियाजे ने। किस पर सर्वाधिक कार्य किया था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब है मूर्त अवधारणाओं की पहचान करने लग जाता है बच्चा, तार्किक चिंतन करने लग जाता है और संरक्षण, किसी भी चीज़ का संरक्षण करने लग जाता है। जैसे उसके फॉर्मूले याद होने लग जाते हैं, द्रव्यमान के याद है। और रिवर्सेबल थिंकिंग कब पाई जाती है? रिवर्सेबल थिंकिंग भी दोस्तों प्रश्न आ जाएगी जीन पियाजे की, किस अवस्था में रिवर्सेबल थिंकिंग की बात करेगी। ये 7 से 11 वर्ष जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जब बाल्य अवस्था होती है तो इसके अंदर रिवर्सेबल थिंकिंग आने लग जाती है, बच्चा सोचने लग जाता है, पलटावी चिंतन करने लग जाता है। इसके बाद में बात करें तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही 11 से 15 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, आगमनात्मक चिंतन करने लग जाता है, अभिसारी चिंतन करने लग जाता है, अपसारी चिंतन करने लग जाता है और परिकल्पनात्मक या निगमात्मक चिंतन करने लग जाता है। दोस्तों अगर थोड़ी स्पीड से भी हो रही हो तो आप स्लो करके देख सकते हो। जेन पियाजे पियाजे की अलग अलग स्टेज को अपन फिर से समझते हैं। पहले अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो 7 से 11 वर्ष किशोरावस्था ही है, इनको अलग अलग भागों में डिवाइडेड करा। एक तो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल होती है, मूर्त या कॉन्क्रीट होती है, और एक होती है अमूर्त स्टेज होती है। दोस्तों विकास के पदानुक्रम में अपन पढ़ते हैं तो एक पढ़ते हैं मनोसामाजिक विकास। कौन सा विकास का? मनोसामाजिक विकास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट। ये सिद्धांत किसने दिया था? पहली बात तो मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था एरिक एरिक्सन साहब ने। किसने दिया था? एरिक एरिक्सन साहब ने। इन्होंने कहा कि चाइल्डहुड सोसाइटी, लाइफ साइकिल, आइडेंटिटी क्राइसिस, लाइफ साइकिल आदि ऐसे वाले सिद्धांत दिए थे। दोस्तों एरिक्सन की बात करते हैं तो सामाजिक विकास सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखना कि सामाजिक विकास पर इन्होंने विकास को या बालक का जीवन होता है उनकी टोटल 8 स्टेज बताई थी। तो एरिक्सन के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ये 8 प्रकार की अवस्थाएं होती है। सामाजिक विकास पर आधारित था। किनका था सामाजिक विकास पर आधारित? एक आ जाए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक एरिक्सन महोदय। एरिक एरिक्सन महोदय ने सामाजिक विकास में विकास को कितने अवस्थाओं में बांटा गया? 8 अवस्थाओं में बांटा गया। और इसी को जब वो बोलते कि लाइफ स्पैम थ्योरी, इसी को बोला जाता है, या अनन्यता की खोज का सिद्धांत, या आइडेंटिटी, पहचान बनाम संकट आदि की स्टेज बोलते हैं। दोस्तों एक ट्रिक याद रखनी है, उससे सारी चीज़ याद हो जाएगी अपने को कि 8 अवस्थाएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है। एरिक एरिक्सन की 8 अवस्थाएं। विश्वास, एक बार बोलना है, विश्वास और स्वतंत्रता के साथ पहल की। विश्वास और स्वतंत्रता के साथ पहल की तो फिर परिश्रम करके पहचान बनाई। विश्वास और स्वतंत्रता के साथ पहल की, फिर परिश्रम करके पहचान बनाई, तब घनिष्ठता मिली। तो घनिष्ठता की अवस्था और जनन संपन्न हुआ, जो अंतिम अवस्था है, 8वीं अवस्था है, वो ये कौन सी है? ये कौन सी है? जनन अवस्था। कौन सी है? जनन अवस्था। और पहली जो अवस्था है विश्वास और स्वतंत्रता। तो पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास, 0 से 1 साल की जो होती है। तो अब इन स्टेज को पढ़ते हैं अपन। एरिक एरिक्सन महोदय की जो पहले अवस्था है 0 से 1 वर्ष तक की, तो ये कौन सी? विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरी है स्वतंत्रता बनाम लज्जा, 2 से 3 वर्ष तक। फिर पहल शक्ति बनाम दोषिता, 4 से 6 वर्ष तक। इसके बाद में परिश्रम बनाम हीनता जो बाल्यावस्था होती है, इसके अंदर 7 से 12 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष तक परिश्रम बनाम हीनता। फिर इसके बाद में 12 वर्ष के बाद में जब वो किशोरावस्था में जाता है तो पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, इसको आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन रहता है, 13 से 19 वर्ष। तो तुम्हारे प्रश्न आ जाए कि एरिक एरिक्सन महोदय के अनुसार 13 से 19 वर्ष या किशोरावस्था को किसके रूप में डिफाइन किया गया है? तो पहचान बनाम भूमिका भ्रांति के रूप में डिफाइन किया गया है। दोस्तों आगे चलते, तो आगे जब 20 से 30 साल का होता है तो इसको बोलते हैं घनिष्ठता और अलगाव। और जो अंतिम अवस्था होते हैं 30 साल से लेकर 65 तक, इनको बोलते हैं जननात्मकता या स्थिरता। जननात्मकता वर्सेस स्थिरता की अवस्था। इसके बाद में 65 के बाद में जो अंतिम स्टेज है, इसको बोलते हैं संपूर्णता और निराशा की अवस्था। मतलब जीवन में निराशा ही है। तो ये कौन सी अवस्था है? 65 के बाद में। तो कितने तुम्हारे प्रश्न आ जाए कि एरिक एरिक्सन महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, और कितने भागों में विकास की अवस्थाओं को डिफाइन करा था? 8 प्रकार की 8 भागों में डिफाइन करा था। दोस्तों 8 भाग कौन कौन से? विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा स्वतंत्रता बनाम लज्जा, तीसरा पहल शक्ति बनाम दोषिता, परिश्रम बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, घनिष्ठता बनाम अलगाव, और जनात्मकता स्थिरता, संपूर्णता वर्सेस निराशिता। जो अंतिम अवस्था है ये संपूर्णता वर्सेस निराशिता है, जो 65 के बाद में होती है। दोस्तों अब हम चलते हैं नैतिक विकास, जिसको बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट। दोस्तों नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो अपन पढ़ते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग साहब ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस
कोलबर्ग साहब ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। दोस्तों नैतिक विकास सिद्धांत एक्चुअली में होता क्या? कोलबर्ग ने एक नैतिक दुविधा पर आधारित कहानियाँ, इसका नाम क्या है? नाइक हेंजे, इसके माध्यम से नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और नैतिक सिद्धांत को कितने भागों में डिवाइडेड करा? 3 स्तर में डिवाइडेड करते हुए 6 अवस्था, 3 तो है स्तर और उनमें प्रत्येक में दो 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 स्टेज होती है, तो 6 अवस्था 3 भागों में डिवाइडेड करा और 6 अवस्थाएं बताई। कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। नैतिक विकास को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। दोस्तों अगर आप एक बार भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं वापस से रिवीजन हो जाएगा। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कितने स्तर बताए थे? प्रश्न डायरेक्टली पूछ ले कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कितने स्तर होते हैं? तो दोस्तों 3 स्तर होते हैं। कितनी अवस्था होती है? 6 अवस्था होती है। दोस्तों प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर ऐसे डिवाइडेड करा गया है। प्रथम स्तर की बात करें तो पूर्व पारंपरिक स्टेज, जिसको बोलते हैं प्री, इंग्लिश में याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। प्री कन्वेंशनल स्टेज, क्या नाम है पहली? प्री कन्वेंशनल स्टेज 3 से 10 वर्ष तक होती है। प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज में 2 अवस्थाएं बताई। एक तो दंड व आज्ञाकारिता की अवस्था, कि बच्चा दंड के मारे या डर के मारे काम करता है। और दूसरे अहंकार या सुखवाद की अवस्था, पुरस्कार के लिए काम करता है। ठीक है। दूसरा स्तर होता है, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज। पहली तो होती है प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरी होती है कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरी होती है कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज होते हैं 10 से 13 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें बच्चा रहता है जो अच्छा लड़का, अच्छी लड़की या प्रशंसा की आवश्यकता होती है। अगर किसी बच्चे से कह दे कोई कार्य करता है तो गुड बॉय, तो बच्चा सुनना पसंद करेगा 10 से 13 वर्ष में। या उसमें सामाजिक सम्मान पैदा की, सामाजिक सम्मान या प्रतिष्ठा के लिए भी काम करता है। तो अच्छा लड़का, अच्छे लड़के की अवस्था, सामाजिक सम्मान की अवस्था, ऐसे कुछ बताया गया। दूसरों दोस्तों जो तीसरा स्तर होता है, इस तीसरे स्तर में को बोला जाता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। एक तो होती है प्री कन्वेंशनल स्टेज, एक होती है प्री कन्वेंशनल स्टेज, एक होती है कन्वेंशनल स्टेज, एक होती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। दोस्तों पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज की बात करें तो 13 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। इसमें बच्चा क्या करने लग जाता है? सामाजिकता की भावना विकास हो जाती है, तो सामाजिक समझौते की आवश्यकता होती है। और वह उच्चतम विवेक की अवस्था भी कौन सी होती है? ये होती है। तो प्रश्न आ जाए कि उच्चतम विवेक की अवस्था कौन सी होती है? उच्चतम विवेक की अवस्था कौन सी होती है? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होती है, ये उच्चतम विवेक की अवस्था होती है। जैसे जैसे एग्जाम्पल है कि कोई कॉलेज में गए, कॉलेज में जाने के बाद बच्चे रैगिंग करने लग जाते हैं। रैगिंग करने के बाद में एक बच्चा रहेगा, वो आएगा रैगिंग के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएगा और बच्चों को रैगिंग करने से रोकेगा। तो ये कौन सी स्टेज है? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है। या फिर कोई नेता रहता है, कोई भी लड़का रहता है, तो वह अपने अधिकार या दूसरों के अधिकार के लिए लड़ने लग जाता है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? सामाजिक समझौते की अवस्था या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है। तो दोस्तों वापस से हम समझने की कोशिश करते हैं, वापस से समझने की करते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। किसके माध्यम से दिया था? नाइक हेंजन के माध्यम से दिया था। कितने स्तरों में बताया गया? 3 स्तरों में। कितने अवस्थाएं बताई? 6 अवस्थाएं बताई। और 6 अवस्थाओं को एक ट्रिक से पढ़ते कि दंड से आज्ञाकारिता मिली। दंड और आज्ञाकारिता, दंड से आज्ञाकारिता मिली किंतु अहंकारी बन गए। फिर अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा पाई तो सामाजिक सम्मान मिला। और अंत में समझौता किया, तब जाके विवेक नाम मिला। तो अंतिम जो अवस्था है ये कौन सी है? विवेक की अवस्थाएं होती है। दोस्तों स्तर 3 स्तर थे। पहली थी प्री कन्वेंशनल स्टेज जो 3 से 10 वर्ष तक होती है, जिसमें दंड एवं आज्ञाकारिता की अवस्था, ठीक है, बच्चा डर के मारे काम करता है। और अहंकार बनाम सुखवाद की अवस्था जो दूसरी होती है। दूसरा स्तर होता है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज, जो 10 से 13 वर्ष तक की होती है। इसमें गुड बॉय, ऐसे गुड गर्ल, ऐसे बातें बच्चा सुनना पसंद करेगा और सामाजिक सम्मान की अवस्था होती है। दोस्तों तीसरा स्तर है, तीसरे स्तर को बोला जाता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये 13 वर्ष के बाद में होती है और इसमें सामाजिक सम्मान के समझौते की अवस्था या उच्चतम विवेक की अवस्था कहा जाता है। दोस्तों पसंद आया हो तो SSI के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमारे ब्रांच पर आकर भी कांटेक्ट करते हैं। दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। साइको एनालिसिस थ्योरी इसको बोला जाता है इंग्लिश में, साइको एनालिसिस थ्योरी। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। सिगमंड फ्राइड कहाँ के? ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया के थे। इन्होंने कहा क्या, ये खुद डॉक्टर थे, तो मन के बारे में, मन की प्रवृत्तियों के बारे में बताया कि मन की 3 प्रवृत्तियाँ होती हैं। मन की टोटल कितनी प्रवृत्तियाँ होती हैं? 3 प्रवृत्तियाँ। और इन प्रवृत्तियों को इंग्लिश में कहा जाता है टेंडर्स। क्या कहा जाता है? टेंडर्स। तो इसमें मन की प्रवृत्तियों को 3 भागों में बताया। उन्होंने बताया एक तो होती है इड, एक होती है ईगो, एक होती है सुपर ईगो। इड, इड,
ईगो, सुपर ईगो। इड को हिंदी में बोला जाता है इदम, ईगो को बोला जाता है अहम, और सुपर ईगो को बोलते हैं पराहम। दोस्तों इड क्या होती है? इड की बात करें कि बच्चा वही कार्य करता है जो मन को अच्छा लगे, दूसरे परेशान हो तो भी फिर वो कार्य करना पसंद करेगा, या इसी को बोलते हैं आनंदवाद की अवस्था, आनंदवाद। इसमें अचेतन का, और तुम्हारे प्रश्न आ जाए, अपने प्रश्न आ जाए कि सिगमंड फ्राइड के महोदय के अनुसार अचेतन का राजा किसे कहा जाता है? तो इड को कहा जाता है। अचेतन का राजा किसको कहा जाता है? इड को कहा जाता है। इसे एक नाम दिया गया है दानवी या आसुरी या पाश्विक तामसिक प्रवृत्ति किसे कहा जाता है? मतलब इसमें बच्चा जो इड अवस्था होगी, इसमें टोटली बच्चा ये सोचता है कि स्वयं तो खुश रहे लेकिन दूसरे परेशान रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर मैं कार चला रहा हूँ तो कार चलाने के बाद में मैं बार बार गाड़ियों को हॉर्न बजाऊंगा और मेरी जगह चाहूँगा, तो इसमें दूसरे तो परेशान हो रहे लेकिन मुझे तो साइड में हो रहे, तो फिर खुशी मिल रही है। तो मन को जो अच्छा लगे करने की छूट चाहने वाले प्रवृत्ति को कहा जाता है? इड कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ईगो की। ईगो रहता है बैलेंस वाली अवस्था। सबसे बढ़िया अवस्था कौन सी है? ईगो। सबसे बढ़िया अवस्था कौन सी है? ईगो। इसमें कल्पना तथा यथार्थ में समन्वय करने वाली प्रवृत्ति होती है। मतलब बच्चा कल्पना में और यथार्थ में, दोनों में, कि अगर मैं कुछ कार्य करता हूँ, कार्य करने के बाद में मुझे इससे खुशी मिलती है और दूसरों को भी नुकसान नहीं होता है, ऐसी वाली भावना रहती है। मतलब मुझे भी खुशी मिले और दूसरों को भी खुशी मिले, यह अहम वाली अवस्था है। यह यथार्थवाद या वास्तविकता पर आधारित होती है। इसे मानवीय अथवा राष्ट्रिक प्रवृत्ति कहा जाता है। दोस्तों किंग वही बनता है जो ईगो पर चलता है। ईगो का मतलब होता है अहम अवस्था पर चलता है, जिसको अच्छा बुरे का ज्ञान होता है। ये कौन सी अवस्था होती है? ईगो होती है। दोस्तों हम समझते हैं फिर सुपर ईगो को। सुपर ईगो को इंग्लिश हिंदी में बोला जाता है पराम अवस्था। दोस्तों इसमें एक सात्विक प्रवृत्ति होती है, जैसे नैतिकता या सामाजिकता की अवस्था। इसमें यह भी बहुत खराब है, क्योंकि इसमें हम खुद तो परेशान हो जाएंगे लेकिन दूसरों को परेशान नहीं करेंगे। ये आदर्शवाद की अवस्था कहलाती है। इसको दैवीय अवस्था, सात्विक अवस्था या संतों की अवस्था भी कहा जाता है। जैसे ईड होता है, ईड में तो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, और इसमें जो सुपर ईगो होता है इसमें स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ईड का उल्टा क्या होता है? सुपर ईगो होता है। ओके दोस्तों, और इन्होंने मन की जो अवस्था है, मन का प्रकार बताया था। फ्राइड महोदय ने इन्होंने मन को 3 प्रकार से डिवाइडेड करा। एक तो कॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों कॉन्शियस माइंड का मतलब हिंदी में होता है चेतन मन, और अनकॉन्शियस माइंड का होता है अचेतन मन, और सबकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है अर्धचेतन मन। मनोलैंगिक विकास। मनोलैंगिक विकास किसने दिया था? मनोलैंगिक विकास को हिंदी में बोला जाता है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। ये दिया था फ्राइड महोदय ने। तो दोस्तों मनोलैंगिक विकास किसने दिया था? पहली बात तो प्रश्न ऐसा आएगा, तो मनोलैंगिक विकास किसने दिया था? फ्राइड महोदय ने दिया था। कितने भागों में? 5 भागों में डिवाइडेड करा था। कितनी स्टेज बताई थी दोस्तों? तो हम पढ़ते हैं फ्राइड महोदय का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। फ्राइड के अनुसार लैंगिक ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी होती है, ये हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करती है। और फ्राइड ने इसे क्या नाम से दिया था? लैंगिक ऊर्जा को लिबिडो के नाम से जाना जाता है। फ्राइड ने लैंगिक ऊर्जा है तो इसको कितने भागों में डिवाइडेड करा था? मनोलैंगिक विकास से इसको कितने भागों में डिवाइडेड करा था दोस्तों? 5 अवस्थाओं में डिवाइडेड करा था। प्रश्न आता है कि निम्न में से फ्राइड महोदय के अनुसार उसकी अवस्था नहीं है। तो दोस्तों फ्राइड महोदय की अवस्था एक तो है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज जो 0 से 1 साल का बच्चा होता है, तो ये मुख्य द्वारा अपनी लैंगिक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। तो एक तो होती है ओरल स्टेज, और एक होती है एनल स्टेज। एनल स्टेज एक होती है फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज, ओरल स्टेज। ओरल स्टेज का मतलब मुख्य अवस्था, एनल स्टेज का मतलब गुद्दी अवस्था, गुद्दी अवस्था। और एनल स्टेज एक होती है फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज का मतलब होता है लैंगिक अवस्था। और एक होती है लेटेंट स्टेज। लेटेंट स्टेज को बोलते हैं अप्रकटीकरण की अवस्था, जो बाल्यावस्था के अंदर होता है। और एक होती है जेनेटिक स्टेज। जेनेटिक स्टेज का मतलब होता है जनन अवस्था। जेनेटिक स्टेज का मतलब क्या होता है? जन जेनेटिक स्टेज का मतलब होता है जनन जनन अवस्था। जेनेटिक स्टेज का मतलब होता है जनन अवस्था। अब हम पढ़ते हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, ऐसा कुछ। दोस्तों आरंभिक 3 वर्ष
शुरू के जो 3 वर्ष होते हैं इसमें सारे विकास की वृद्धि बहुत तेज होती है। उसके बाद में किशोरावस्था के आने तक वृद्धि धीरे धीरे होती है, मतलब बाल्यावस्था होती है उसमें वृद्धि धीरे धीरे होती है। और किशोरावस्था के जो शुरुआत के 3 वर्ष होते हैं इसमें विकास बहुत तेजी से होता है, और शैशवावस्था में भी तेजी से होता है, और फिर जो नॉर्मल धीरे धीरे मंद गति से विकास होता रहता है। एक प्रश्न आता है अपने प्रतिवर्त, जिनको बोलते हैं रिफ्लेक्सेस, जो बच्चों में देखा जाता है। एक रूटिंग क्या है? जैसे प्रश्न आ जाए, गालों एवं होठों को छूने पर मुंह खोलना एवं सर को घुमा लेना, ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? रूटिंग किस प्रकार का प्रतिवर्त है? रूटिंग में याद रखना कि बालों को अगर छुएंगे, होठों को छुएंगे तो मुंह खोलता है वो, और सिर को घुमाता रहता है। इसके बाद में अगर स्टेपिंग क्या होती है? समतल पर खड़ा करने पर पैरों में होने वाली लयआत्मक गति, इसको क्या बोला जाता है? स्टेपिंग कहा जाता है। मतलब बच्चा खड़ा करते हैं तो चलता है, तो वो लयात्मक गति करता हुआ चलता है, इसको स्टेपिंग बोला जाता है। दोस्तों जो बॉम्बिंस की होती है, ये अगर बच्चा छोटा सा बच्चा रहता है, इनके तलवों को गुदगुदाने की अपन कोशिश करते हैं तो पंजे फैलाने लग जाता है और पीछे की ओर मुड़ जाता है, इसको क्या बोला जाता है? बॉबिन्स की बोला जाता है। दोस्तों अचानक से बिजली कड़की या तेज ध्वनि हुई, या फिर बम चलाते हैं, फटाके चलाते हैं, तो बच्चा रहता है जो अपने सीने को अर्धवर्ताकार रूप से उठाना और बाहों को फैलाना तथा पुनः समेटना आदि ऐसी हरकतें करने लग जाता है, इसको बोला जाता है मोरोकिस का मतलब होता है बच्चा अपने शरीर को मोड़ने लग जाता है। एक होती है ग्रेस्पिंग, अगर उंगलियां से बच्चे का हाथ में अपन उंगली देंगे और उसको पकड़ने लग जाता है, इसको क्या बोला जाता है? ग्रेस्पिंग बोला जाता है, डार्विनी बोला जाता है। अगर कोई बच्चा शिशु है, वो लेटा हुआ रहता है और लेटा हुआ रहता है, तो अपने चेहरे को, वह हाथ को अपने पाँव की दिशा में मोड़ने की कोशिश करता है, तो इसको क्या बोला जाता है? टोनिक नेक बोला जाता है। इन प्रतिवर्ष के जब भी प्रश्न आ जाता है बहुत सी बार में। एक होते हैं कुकिंग क्या होता है? जब शिशु का अपनी माता से किया गया संप्रेषण, मतलब बातचीत करने की कोशिश करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? कुइंग बोला जाता है, कुइंग कहा जाता है। दोस्तों मूल प्रवृत्तियों की बात करते हैं, अटेंडर्स की बात करते हैं, तो ये क्या होती है? जन्मजात होती है। प्रसव पूर्व कितनी अवस्था है? 3 अवस्था होती है, एक जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियो स्टेज, एक फेटिक स्टेज। आगे आपको लेके चलता हूँ मैं, इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है पूछा जाता है वो वाले प्रश्न। एक प्रश्न आ जाए, अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत किसने प्रतिपादित? लर्निंग, जो दूसरा टॉपिक है विकास के बाद में, वो क्या हो जाता है? अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क हल ने दिया था। क्लार्क हल ने कितने सूत्र बताए थे? 33 सूत्र बताए थे, 133 पर में बताए थे। गणित आकलन का सिद्धांत, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, तार्किक निगमात्मकता का सिद्धांत, ये सब इसी सिद्धांत का नाम है, अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत का नाम है। एक याद रखना, डिडक्टिव थ्योरी लॉजिकल डिडक्टिव थ्योरी किसने दिया थी? क्लार्क हल ने दिया था। क्लार्क हल ने। प्रश्न आ जाए कि अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क हल के द्वारा अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत दिया था। इनको सिद्धांत को कहा जाता है प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। अब आपको लेके चलता हूँ फिर से, जो यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। एक पूछते हैं डायरेक्टली, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों बट व वर्णन ने। बट और वर्णन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था। एक प्रश्न आता है अपना कि HBT का सिद्धांत किसने दिया था? होल्समैन ने। होल्समैन ब्लॉक थ्योरी, ठीक है। होल्समैन शायद दबा परीक्षण, इसमें कितने कार्ड होते हैं? 90 कार्ड होते हैं। और एक प्रश्न आता है, द बिग फाइव मॉडल किसने दिया था? द बिग फाइव मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था पॉल कोस्टा और मैकक्रे ने। पॉल कास्टा और रॉबर्ट मैकरे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? द बिग फाइव मॉडल दिया था। द बिग फाइव मॉडल का तुम विमाई याद रखोगे, OCEAN, OCEAN याद रखना, OCEAN। और का मतलब ओपननेस, सी का मतलब कंटिन्यूस, ई का मतलब एक्स्ट्रावेर्सम, ए का मतलब एग्रीबलेंस, और एन का मतलब होता है निरेटिक। हिंदी में बोला जाता है इसको अनुभव का खुलापन, अंत विवेकशीलता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता और तंत्रिका तापिता। तो बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था? बर्ट और वर्नन ने दिया था। ऐसे अभी अपने को याद रखना है। द बिग फाइव मॉडल किसने दिया था? फाइव मॉडल दिया था पॉल कास्टा और रॉबर्ट मैकरे के द्वारा दिया गया था। अब आपको लेके चलता हूँ एक बहुत ही प्यारा सा सिद्धांत, मंद बुद्धि की शैक्षिक अवस्था क्या होती है?
मतलब बच्चे को मंदबुद्धि कब कहेंगे। ऐसा आता है। एक पिछड़ा बालक किसे कहा जाता है। पिछड़ा बालक की परिभाषा पूछ लेते हैं बहुत सी बार कि शैक्षिक जीवन के मध्य 10.5 वर्ष अपनी कक्षा से एक कक्षा नीचे का कार्य करने में जो असफल होता है उसी को क्या कहा जाता है, पिछड़ा बालक कहा जाता है। ये सिद्धांत किसने दिया था, बर्ट का था। किसने दिया था, बर्ट ने दिया था। SSI आप देख सकते हो सर। जो इसके बाद में जो अपना टॉपिक है ये विकास के बाद में चला चला दूसरी यूनिट स्टार्ट होती है और इस यूनिट का नाम है लर्निंग। क्या नाम है, लर्निंग। दोस्तों इसको पढ़ेंगे अपन कल। आज के लिए इतना ही। तो अगर पसंद आया हो हमारा चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और आपके जो डाउट्स है वह भी आप हमारे से पूछ सकते हो। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। जय श्री कृष्णा।